हेलो गाइस, बाय अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं अब पॉलिटी का दूसरा लेक्चर लेने वाला हूं। 9th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे जिसका नाम लोकतांत्रिक राजनीति है। इसका पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा बहुत देख लिया था। क्या क्या देख लिया था? ये सिलेबस देखा था हमने, डेमोक्रेसी, जिसका कॉन्सेप्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और इसमें सरकार की विशेषताएं हमने देख ली, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार हमने देखी, और डेमोक्रेसिया देखा, डेमोक्रेसिया का अर्थ हमने समझा, और इसके साथ साथ लोकतंत्र की परिभाषा देखी। अन्य देशों में किस तरह से चुनाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी वहां के देशों को लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता, यह भी हमने देखा। और लोकतंत्र के कुछ फैक्ट थे जिनके बारे में हमने देखा। यह फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है कि आपको टू द पॉइंट वो लाइन याद रहनी चाहिए। अब आगे बढ़े तो लोकतंत्र शासन का कैसा रूप है? जहां पर जनता शासकों का चुनाव करती है। अब देखिए, लोकतंत्र के बारे में हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जहां जनता शासकों का चुनाव करती है, लेकिन यहां पर जो शासन होगा वो किस प्रकार का होगा, जो चुनाव किया जाएगा वो किस तरह का होगा, और लोग यहां पर कौन होंगे, महिलाएं, पुरुष, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, या नागरिक होंगे, गैर नागरिक होंगे, ये कौन लोग होंगे, और सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये बातें इससे स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो हम इन बातों पर भी गौर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, केस स्टडी है। ठीक है, इस केस को अगर हम देखेंगे तो केस नंबर 1 अगर हम डाल के चलें तो केस नंबर 1 क्या है? यहां पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। तो पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने क्या किया? अक्टूबर 1999 में तख्ता पलट कर दिया और यहां पर सैनिक शासन लागू कर दिया। कब किया? अक्टूबर 1999 में। ये आपके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इन्हें नोट करते रहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के जनरल कौन थे? परवेज मुशर्रफ थे। इन्होंने सैनिक तख्ता पलट कब किया? अक्टूबर 1999 में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? देश का मुख्य कार्यकारी खुद को ही घोषित कर दिया। देश का मुख्य कार्यकारी कौन बन गए? खुद परवेज मुशर्रफ बन गए। और इसके बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराया गया। तो मुशर्रफ के द्वारा जनमत संग्रह कब कराया गया? सन 2002 में करवाया गया था। ठीक है, इससे अब अगला पॉइंट कि जनमत संग्रह से उन्होंने किया क्या? जनमत संग्रह से उन्होंने अपने कार्यकाल को ही, जहां पे वो राष्ट्रपति बन गए थे, इस कार्यकाल को, राष्ट्रपति के कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा लिया गया। ये तो 2002 में जनमत संग्रह करा लिया। इसके बाद अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया? एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम क्या था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस नाम को भी याद रखना है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। इससे उन्होंने किया क्या? इससे उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। अब पाकिस्तान के संविधान को बदल के उन्होंने किया क्या था? उन्होंने जो अपनी शक्तियां थी उन शक्तियों का बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया। अपनी शक्तियों का बहुत विस्तार कर दिया। वो किसी भी असेंबली को भंग कर सकते थे और राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकते थे और वहां पर नए चुनाव कराए जा सकते थे। अब राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां आ गई। ये शक्तियां किससे आई? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से आई। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट किया, 2002 में जनमत संग्रह कराया और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया, अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया और पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। बदल के उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति के हाथ में कौन कौन सी शक्तियां आ गई? राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने की शक्ति परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई। अब जो चुनाव हुए थे उन चुनावों पर काफी लोगों ने सवाल उठाए। वहां की जो जनता थी उसने सवाल उठाए, इसके साथ साथ जो मीडिया थी पाकिस्तान की उसने भी सवाल उठाए। मानवाधिकार संगठन जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि जो ये चुनाव हुए थे ये सही तरीके से नहीं हुए थे, इन चुनावों में काफी गड़बड़ियां थी। ठीक है, जो जनमत संग्रह कराया गया था 2002 में उसमें काफी गड़बड़ियां बताई गई। किनके द्वारा? पाकिस्तान की मीडिया और मानवाधिकार तंत्रों द्वारा बताया गया
कि ये सही तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से पहले तो प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों को भंग कर दिया और उसके बाद चुनाव भी कराए। फिर से उन्होंने चुनाव किया है, चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले। ठीक है, लेकिन क्या सर्वोच्च अधिकार उन प्रतिनिधियों को मिले जो चुनकर आए थे? ऐसा नहीं था। जो सर्वोच्च अधिकार थे वो किनके पास थे? जनरल परवेज मुशर्रफ के ही पास थे, जो राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब राष्ट्रपति चुनकर आए थे क्या? वो चुनकर नहीं आए थे। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन ये चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। इनके ऊपर भी एक शक्ति थी। जो कौन सी शक्ति थी? परवेज मुशर्रफ की शक्ति थी, जिसे चुना नहीं गया था। यहां पर क्या हो रहा था? अंतिम फैसले का अधिकार उन प्रतिनिधियों को नहीं था। अंतिम फैसले का अधिकार किनके पास था? जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें लोकतंत्र की पहली विशेषता पता चलती है। लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। मतलब सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों के द्वारा ही चुना हुआ होना चाहिए। सर्वोच्च सत्ता पर बैठा व्यक्ति किनके द्वारा चुना हुआ होना चाहिए? लोगों के द्वारा चुना हुआ चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय कौन लेगा? जो सर्वोच्च स्थान पर होगा, और उसका चुनाव लोगों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र की पहली विशेषता है। अब हम अगली विशेषता देखेंगे, उसके लिए हमें दूसरा केस लेना पड़ेगा। तो केस नंबर 2 पर चलते हैं। यहां पर चाइना के बारे में हम देखने वाले हैं। चाइना में किस तरह की राजनीति होती है? चाइना की एक संसद है। इस संसद का नाम क्या है? कांगो रेममिन दाइबियाओ राहुई राष्ट्रीय जन संसद, ये इसका नाम है। अब देखिए, ये बहुत अटपटा नाम है तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आप याद रखिए, कवांगुओ और दाहुई। आपको एग्जाम में टिक ही तो करके आना है, तो आपको पूरा नाम याद नहीं रखना चाहिए। कुछ भी आप थोड़ा सा याद रखिए। कवांगुओ रेममिन याद रख सकते हैं आप, या कवांगुओ दाहुई याद रख सकते हैं आप। इस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चीन की संसद का नाम कवांगुओ रेममिन दाहुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। अब चीन में जो संसद है उसके लिए 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है, इसमें 3000 सदस्यों को चुना जाता है। याद रखना, 3000 सदस्यों को चुना जाता है संसद के लिए। चुनाव लड़ने से पहले जो उम्मीदवार होते हैं, ये 3000 जो उम्मीदवार हैं, इन्हें क्या करना पड़ता है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब गौर रखिए, ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है। इस पार्टी से सभी उम्मीदवारों को मंजूरी लेनी पड़ेगी कि क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। हमेशा पार्टी किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार आएगी। हमेशा जो सरकार बनेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही आएगी। अब हम तीसरे केस के बारे में बात करें तो यहां पर मैक्सिको के बारे में बात की गई है। ठीक है, याद रखना है, मैक्सिको के बारे में बात की जा रही है। तो मैक्सिको को आजादी कब मिली? 1930 में मैक्सिको को आजादी मिल गई। ठीक है, यहां के संविधान में क्या कहा गया? 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। यह बात तो कर दी। अब यहां पर एक पॉइंट है कि यहां कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है। जैसे कि आपने पाकिस्तान में देखा कि वहां पर क्या हुआ? फौजी शासन लग गया। और तानाशाही कहां हो रही है? चाइना में कहीं ना कहीं तानाशाही आपको दिख रही है। किसकी दिख रही है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दिख रही है। लेकिन मैक्सिको में ये दोनों ही नहीं हुए। ठीक है, हुआ क्या है यहां पर? 2000 तक, 1930 में आजाद हुआ था और सन 2000 तक जो चुनाव हुए, उन चुनावों में एक ही पार्टी जीतकर आ रही है। बार बार एक ही पार्टी जीतकर आ रही है, PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, ये पार्टी एक लगातार जीतकर आ रही है। ठीक है, 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी PRI जीतकर आ रही है। तो PRI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। और ये पार्टी कहां की है? मैक्सिको की पार्टी है। ये आपको याद रखना है। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है? यहां पर एक ही पार्टी कैसे जीतकर आ रही है? क्या आपको लगता है कि यहां पर चुनाव बहुत अच्छी तरीके से हो रहे होंगे? यहां पर चुनाव अच्छी तरह से नहीं हो रहे थे। यहां पर जो पार्टी थी PRI, वो क्या कर रही थी? वो कुछ लोगों को हायर करती थी, जिसमें कौन होते थे? प्रिंसिपल, टीचर,
डॉक्टर, स्टूडेंट, इन सभी को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता था, इन सबको बोला जाता था कि पीआरआई को ही वोट देना है। सभी टीचर स्टूडेंट से बोलते थे और उनकी फैमिली को बोलते थे कि पीआरआई को ही वोट करें। और जो मीडिया थी, मीडिया को भी क्या कर रही थी, मीडिया को भी पीआरआई हैंडल कर रही थी। जो मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चलता था वो पीआरआई का ही चलता था, और जो विपक्ष था उसके साथ बहुत प्रताड़ना की जा रही थी। कभी क्या करते थे, विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया करते थे, कभी उन पर कोई केस लगा दिया या उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया। इस तरह के काम मैक्सिको में किए जा रहे थे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हम दूसरी विशेषता पर पहुंचते हैं, लोकतंत्र की। क्या इस तरह से लोकतंत्र हो सकता है? चुनाव हो रहे हैं, सबसे पहली विशेषता हमने क्या देखी कि चुनाव होना जरूरी है। ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधियों का चुनाव तो हो रहा है, सर्वोच्च व्यक्ति का भी चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद जब सर्वोच्च व्यक्ति का भी चुनाव हो रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है या सही तरीके से हो रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। तो दूसरी विशेषता निकलती है कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ चुनाव होने से ही लोकतंत्र नहीं हो जाएगा। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों का होना भी जरूरी है। अब असली राजनीतिक विकल्प कैसे होंगे? जब हम चाइना का देखें तो वहां पर क्या है, राष्ट्रीय जनसंसद है। ठीक है, वही जीत कर आ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ही जीत कर आ रही है। और इसके साथ मैक्सिको में देखें तो पीआरआई ही जीत कर आ रही है। तो वहां पर क्या राजनीतिक विकल्प लोगों के पास उपलब्ध है? लोग क्या दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं? ऐसा नहीं है। लोगों के पास विकल्प रहना चाहिए कि जब वो चाहे शासक दल को गद्दी से उतार दें और दूसरी पार्टी को शासन करने के लिए मंजूरी दे दें। ठीक है, अगर दो पार्टी होंगी तो एक पार्टी को वो क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं और दूसरी पार्टी को जिता सकते हैं, जिससे दोनों पार्टी में भय रहेगा कि अगर हम सरकार के लिए अच्छे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी पार्टी कभी भी हार सकती है। तो इससे ये वाली विशेषता निकल कर आती है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर रहे। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो सके। ठीक है, ये आपकी दूसरी विशेषता निकल कर आती है। दो विशेषताएं हमारी कवर हो गई हैं। अब लोकतंत्र की दो और विशेषताएं हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में यही दो विशेषताएं देखते हैं। आप याद रखिएगा इन दोनों विशेषताओं को। अगली वीडियो को लिंक करके हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और अगली दो विशेषताएं बताएंगे, जिससे लोकतंत्र की चारों विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।